कैसे हैं आप? मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एक बार फिर अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गाउट, जिसको आयुर्वेद में वातरक या आढ़ेवात नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक रिच मैंस डिजीज़ है। इसको रिच मैंस डिजीज़ कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेने से हो जाता है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस बीमारी के बारे में, इसके कॉजेज़, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ये बीमारी जल्दी हो सकती है। और मैं डिस्कस करूंगी आपसे इस बीमारी का आयुर्वेदिक को रिलेशन, उसके लक्षण, आयुर्वेद के हिसाब से उसकी संप्राप्ति यानी कि पैथोलॉजी, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, प्लस क्या हम ऐसा खाएं जिससे यूरिक एसिड लेवल्स कंट्रोल में रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस आपके लिए जानकारीप्रद जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप ज़रूर डालिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाउट एक रिच मैंस डिजीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ही लैविश लाइफ स्टाइल जो लोग फॉलो करते हैं उनको ये हो जाती है। दूसरा, ये ब्लड में या सीरम में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने की वजह से ये बीमारी होती है। और होता ये है, यूरिक एसिड जो है जब एक्सेस में बढ़ जाते हैं, ये जॉइंट्स में जाके क्रिस्टल फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे बहुत ही क्रोनिक वाली जो कंडीशन होती है उसमें टोफाई यानी कि गांठ जैसी उस जॉइंट में बन जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल होती है, सोलन होती है और रेडिश होती है। और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? जो डाइट हम लोग, प्यूरिन एक अमीनो एसिड है, प्यूरिन रिच डाइट हम लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसकी जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान हमें यूरिक एसिड मिलता है। और ये यूरिक एसिड ही जब एक्सेस में किडनी हमारे शरीर से एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं, निकाल नहीं पाती हैं, तो वो ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में शूट कर जाता है और इसको जब जगह मिलती है आइडियल यानी कि जॉइंट्स, वहाँ जाके ये जमा हो जाता है। अब हम आपसे शेयर करेंगे इसके कॉजेज़ जो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर आपके यहाँ जनरेशन बाय जनरेशन ये बीमारी आती जा रही है, होती आ रही है, तो ये आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। होता ये है कि यूरिक एसिड वाले यानी कि प्यूरिन रिच डाइट आप ले रहे हो और ये प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड रिलीज़ कर रहा है, लेकिन हमारी किडनी उस अमाउंट को बाहर निकाल पाने में सक्षम नहीं होती है, तो हमें क्या होता है, यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। कई एक बार क्या होता है, ये इस तरीके के जो केसेस होते हैं, 90% केसेस गाउट के इसी वजह से बढ़ जाते हैं कि किडनी की फंक्शनिंग सही नहीं होती और वो यूरिक एसिड निकाल पाने में सक्षम नहीं होती। और जो 10% केसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम अपनी डाइट में प्यूरिन्स का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। जब अधिक मात्रा में करेंगे, किडनी की एफिशिएंसी उतनी ही है जितना वो निकाल सकती है, बट आप एक्सेस में यूरिक एसिड इंटेक कर रहे हो, प्यूरिन्स इंटेक कर रहे हो, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो किडनी इतना यूरिक एसिड निकाल नहीं पाती है, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। किसी को स्लीप एपनिया यानी कि सोते वक्त उनकी सांस रुक जाती है कुछ देर के लिए, तो जो इस कंडीशन से गुजरते समय के बाद गाउट डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। तो जो लोग स्वीटेंड बिवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, जो लोग अल्कोहलिक्स हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की डाइट में प्यूरिन रिच डाइट है जिनकी, उनको भी यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्यूरिन रिच डाइट में बेसिकली दालें आती हैं और मीट आता है और प्रोटीन रिच डाइट्स आती हैं, सी फूड आता है। मीट और सी फूड ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही लेज़ी है, उनको भी गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जो लोग मशरूम और ईस्ट का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं उनको भी गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की, क्योंकि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के बाद जाकर जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जॉइंट कौन सा होता है? पैर का अंगूठे के पास वाला, यानी कि इंटरटार्सोफेरेंजियल जॉइंट के पास जो लेटरली जो प्रोमिनेंस होता है, बोनी प्रोमिनेंस, वहाँ वो इसकी फेवरेट साइट होती है। वहाँ पे ज़्यादातर करके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा जलन भी जो पेशेंट है वो महसूस करता है। इसको बहुत थकान महसूस होती है, हल्का हल्का बुखार भी बना रहता है, काम कर पाने में वो सक्षम नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है। और मैंने टोफाई के बारे में पहले भी जिक्र किया था। ये क्रिस्टल्स जो टोज़ हैं उसके पास एक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ी सी गांठ बना देते हैं जो कि बहुत पेनफुल होती है, स्वेलिंग होती है, तो इसको हम टोफाई कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेफ्रोपैथी की। अगर इसका इलाज समय से नहीं किया गया तो ये किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसका हमें इलाज समय से कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कुछ तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आपको फाइनली डायग्नोस करना है तो हम उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जैसे कि हम CBC करा सकते हैं, उसका KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीरम यूरिक एसिड करा सकते हैं, और फाइनली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड को हम जो है बायोप्सी के लिए दे सकते हैं। इसमें डाइसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हमें अगर मिलते हैं तो ये क्लियर करता है कि इसको गाउट है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक कोरिलेशन की। तो आयुर्वेद कहता है कि ये भी एक हीरों वाली बीमारी है ये। तो इसमें होता क्या है कि जब ये वातरक्त हो रहा है, वात और रक्त दोनों ही दूषित हो रहे हैं, ठीक है। वात क्या कर रहा है? पहले तो हमारे शरीर में हमने क्या किया, वेगों का धारण किया, हमने बहुत ही ज़्यादा मधुर, कटु और कषाय इन सब द्रव्यों का सेवन किया, ठीक है। हम लोगों ने रात्रि जागरण किया, दिवा स्वाप किया और वेगों को रोका। तो इन सब कारणों से अध्यशन किया, प्रमितशन किया, इन सब कारणों से वायु कुपित होकर जो है हमारे शरीर में आम अपच हुई। अपच होने से आम बनने से वात आम के साथ मिलकर रक्त में प्रवेश कर गया। रक्त पूरे शरीर में संचरण करता हुआ इसने अपनी फेवरेट साइट जो कि संधि है वहाँ जाके ये एक्यूमुलेट हो गया और वहाँ पे इसने तीव्र पीड़ा, शूल और सूजन और जलन ये पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जो लक्षण हैं वो काफ़ी कुछ एलोपैथ के सिम्टम से मैच करते हैं, जैसे कि सतत बुखार रहना, हल्का हल्का फीवर हमेशा बना रहता है और मरीज़ बहुत ही थका थका महसूस करता है। पैरों में जो दर्द की जो पीड़ा होती है, तीव्र पीड़ा, वो रात में स्टार्ट होती है और मिड नाइट में जाते जाते ये पीड़ा बहुत तेज़ हो जाती है। इसको फीवर आता है और भूख उसे नहीं लगती है। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हम दे सकते हैं उसको, क्या कुछ ऐसा दे सकते हैं कि उसको इस बीमारी से निजात मिले। इस बीमारी में सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें एक तो वात को शमन करना है और आम का पाचन करना है। तीसरा जो है हमें जो रक्त दूषित हो रहा है, रक्त को भी हमें प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए हमें उसको ट्रीटमेंट देना है। तो इस चीज़ के लिए कैशोर कुक्कल और आरोग्यवर्धिनी वटी अगर हम लोग गिलोय के काढ़े से देते हैं तो मरीज़ को बहुत लाभ मिलता है। गिलोय के जितने भी प्रकार हैं, गिलोय के जितने भी फॉर्म्स हैं, वो अगर इसको सेवन करता है किसी भी एक फॉर्म को तो उसको आराम मिलेगा। जैसे गिलोय घनवटी आती है, गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं। गिलोय का अरिष्ट फॉर्म में भी गिलोय अमृतारिष्ट के फॉर्म में आता है। इसके साथ हम लोग महामंजिष्ठारिष्ट जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, तो हम ये सब चीज़ें मरीज़ को दे सकते हैं। एक जो बहुत ही अनुभूत योग है उसमें हम क्या करते हैं, पीपल की छाल लेते हैं, अंतर छाल, और उसको हम काढ़ा बना के मरीज़ को 7 दिन तक उसके साथ कैशोर कुक्कल और आरोग्यवर्धिनी वटी खाने के लिए देते हैं। और उसके बाद हम 1 माह यानी कि 1 मंथ के लिए एकांगवीर रस का सेवन कराते हैं। इससे रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। हमें मरीज़ को अमलतास का गूदा 10 ग्राम लेना है। 4 कप पानी में बॉईल करके 1 कप पानी रह जाए तब छान के उसको डेली रात में सोते वक्त देना है। इससे क्या होगा, उसको
दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। ये एक पित्तज व्याधि है, इसमें रक्त भी दुष्ट होता है। तो जब विरेचन होगा तो उसका पित्त शांत होगा, 15 दिनों से काफ़ी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले उसको विरेचन करवाना है इस तरीके से। और रक्त मोक्षण से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है अगर हम लोग मरीज़ का रक्त मोक्षण कराते हैं, या जो क्लासिकल विरेचन है वो देते हैं, उससे भी मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे डाइट की, वो क्या ऐसी चीज़ ले जिससे कि यूरिक एसिड लेवल्स उसके बढ़े नहीं। अगर वो डाइट में ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट और आलमंड्स यानी कि अखरोट और बादाम लेता है तो इससे यूरिक एसिड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ताकत की अनुभूति होती है। और अब हम बात करेंगे एप्पल सिडर विनेगर। एप्पल सिडर विनेगर बहुत अच्छा इसका रोल है। ये थोड़ा सा ये अम्लीय है, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करिए, बट ये यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आप लोग सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे मौसमी हुआ, संतरा हुआ और आंवला हुआ, आंवला इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, तो इससे भी यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलता है। एप्पल और बेरीज़ दो ऐसे फ्रूट्स हैं जिससे यूरिक एसिड बहुत ही बढ़िया कंट्रोल में रहता है। रेगुलर ग्रीन टी या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तब भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में ये बहुत ही लाभप्रद है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर डालिएगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और अच्छे और बढ़िया वीडियोस बनाने की कोशिश करूं, और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।